और उनके भारतीय चाटुकारों ने भारतीय राजे रजवाड़ों को कभी आपस में भिड़ाकर, तो कभी लालच दिखाकर, तो कभी छल कपट से उनके किले जीतकर आज से लगभग 200 साल पहले दिल्ली के सिंहासन तक की मंजिल तय कर ली थी। सितंबर 1803 में जनरल लेक ने दिल्ली का सारा राजकाज अपने हाथ में ले लिया था। अंग्रेजों ने यह सफलता भाड़े के भारतीय सैनिक और आपस में लड़ झगड़ रहे देसी राजा महाराजाओं के सहयोग से प्राप्त की थी। कुछ ऐसे भी भारतीय शासक थे जिन्होंने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। उन्हीं में से थे एक टीपू सुल्तान, जो अंग्रेजों से लड़ते हुए 1799 ईस्वी में वीर गति को प्राप्त हुए। इंदौर के शासक यशवंत राव होलकर शुरुआत में तो मराठा संघ जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ रहा था उसका साथ नहीं दिया, लेकिन बाद में उन्हें अकल आई तो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़े हो गए। अंग्रेजों का मुकाबला करते करते वह दिल्ली पहुंच गया। वह उत्तर भारत के राजाओं को अंग्रेजों के खिलाफ एकजुट में लगा हुआ था। उस समय कहते हैं ग्वालियर का सिंधिया परिवार यदि होलकर का साथ देता तो दिल्ली पर अंग्रेजों का कभी कब्जा नहीं हो पाता। सन 1803 में दिल्ली हथिया लेने के बाद अंग्रेजों को अब राजस्थान की ओर आगे बढ़ना था, पर रास्ते में पड़ता था भरतपुर का राज्य, जहां का शासक महाराजा रणजीत सिंह अंग्रेजों के सामने झुकने के लिए तैयार नहीं हुआ था। इतना ही नहीं, उसने यशवंत राव होलकर को अपने राज्य में शरण भी दे दी थी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका बहुजन जर्नी में। दोस्तों, अंग्रेजों की फौजें यशवंत राव होलकर का पीछा करते हुए भरतपुर राज्य में दाखिल हुईं। आगरा से 56 किलोमीटर पश्चिम में भरतपुर है। जाट राजा चूड़ामन ने जाटों को संगठित करके भरतपुर में एक कच्चा गढ़ बनवाया था। भरतपुर से 34 किलोमीटर उत्तर में डीग नामक एक स्थान है जो दिल्ली से 153 किलोमीटर और आगरा से 98 किलोमीटर दूर है। चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह ने 1722 ईस्वी में डीग को अपनी राजधानी बनाकर वहाँ खूबसूरत महल और बगीचे बनवाने शुरू किए। उसके बाद उसके बहादुर बेटे महाराजा सूरजमल, जिनको प्यार से सुजान सिंह भी कहते थे, उन्होंने डीग में सुंदर महल बनवाए। इनमें सबसे खूबसूरत है गोपाल सागर के तट पर बना गोपाल भवन और उसके दोनों ओर के सावन व भादो नाम के मंडप। गोपाल भवन के सामने सूरजमल द्वारा दिल्ली के शाही महल से उठाकर लाया गया संगमरमर का सुंदर झूला भी है। सूरजमल ने डीग शहर के दक्षिण भाग में 1725 से 1730 ईस्वी में एक मजबूत दुर्ग बनवाया। इस वर्गाकार दुर्ग की 20 मीटर ऊंची दीवारों और उनमें बने 12 मजबूत बुर्जों के बाहर काफ़ी चौड़ी और गहरी खाई थी। दुर्ग के एकमात्र प्रवेश द्वार तक पहुंचने के लिए उत्तर दिशा में खाई पर एक पुल बना हुआ था। डीग शहर को चारों ओर से घेरने वाला 7.34 किलोमीटर परिधि का मिट्टी से बना यह एक परकोटा भी था। किसी समय यह परकोटा काफ़ी ऊंचा होता था और इसमें बुर्जें और 10 दरवाजे थे और परकोटे के बाहर चौड़ी खाई थी। बाद में सूरजमल ने भरतपुर को जीतकर उसे अपनी राजधानी बनाया और वहाँ 1732 ईस्वी में एक नए दुर्ग की नींव रखी। किले का मुख्य निर्माण कार्य 1740 ईस्वी में जाकर पूर्ण हुआ। नवंबर 1804 में यशवंत राव होलकर की फौज डीग के किले के आश्रय में पहुंच गई। अंग्रेजों ने उसका पीछा किया। कई दिनों तक दोनों में लड़ाई चली। अंत में होलकर की फौज डीग के किले से निकलकर भरतपुर के किले में सुरक्षित पहुंच गई। डीग के दुर्ग और आसपास के इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा हो गया और जनरल लेक की फौज डीग से चलकर 2 जनवरी 1805 को भरतपुर के पास पहुंची। अंग्रेजों ने रणजीत सिंह से मांग की कि वह यशवंत राव होलकर को उन्हें सौंप दे, परंतु रणजीत सिंह ने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया। 4 दिन बाद अंग्रेजों की सेना ने भरतपुर के ऊपर गोले बरसाने शुरू कर दिए। भरतपुर के किले का निर्माण एक खास पद्धति से हुआ है। यह किला भूमि दुर्ग यानी समतल जमीन पर बने किले का एक बेजोड़ उदाहरण है। किले की 2 विशाल दीवारें हैं। नगर को घेरने वाली बाहरी दीवार मिट्टी गारे से बनी हुई है। 12 किलोमीटर लंबी इस मोटी दीवार के बाहर पानी से भरी हुई काफ़ी चौड़ी और गहरी खाई थी। लड़ाई के समय शत्रु की तोपों के गोले मिट्टी के बाहरी परकोटे में ही धंस जाते थे, जिससे भीतरी किला
सुरक्षित रहता था। नगर के पूर्व भाग में स्थित आयताकार दुर्ग 6.5 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। इस भीतरी दुर्ग की दीवारें तरासे हुए पत्थर, ईंट और चूने से बनी हुई हैं, जो करीब 10 मीटर ऊंची और 9 मीटर चौड़ी हैं। इन दीवारों का पिछला हिस्सा मिट्टी का था, जिस पर तोपों की गोलीबारी का कोई असर नहीं होता था। भीतरी दुर्ग की इन दीवारों के बाहर करीब 25 से 50 मीटर चौड़ी और 12 मीटर गहरी खाई थी। इसमें सुजान गंगा नामक नहर का पानी भरा रहता था। दुर्ग के 2 प्रवेश द्वारों तक पहुंचने के लिए खाई पर पुल बने हैं। दक्षिणी द्वार लोहिया दरवाज़ा और उत्तरी द्वार अष्टधातु दरवाज़ा कहलाता है। भव्य और कलात्मक अष्टधातु दरवाजे को महाराजा जवाहर सिंह ने 1765 ईस्वी में मुगल खजाने को लूटने के बाद दिल्ली के लाल किले से भरतपुर को लेकर आए थे। बताया जाता है कि यह दरवाज़ा पहले चित्तौड़ में था। अलाउद्दीन खिलजी उसे दिल्ली उठाकर ले गया था 1296 से 1316 ईस्वी के बीच में। भरतपुर के दुर्ग में 8 विशाल बुर्जें और 10 अर्धचंद्राकार बुर्जें हैं। 8 विशाल बुर्जों में प्रमुख और सबसे ऊंचा है जवाहर बुर्ज, जिसे महाराजा जवाहर सिंह ने दिल्ली विजय के स्मारक के रूप में बनवाया था। आकाश साफ हो तो जवाहर बुर्ज पर चढ़ सीकरी का बुलंद दरवाज़ा देखा जा सकता है। फतेह बुर्ज अंग्रेजों पर विजय की याद में 1806 ईस्वी में बनवाया गया था। सभी बुर्जों पर बड़ी बड़ी तोपें लगी हुई थी। कई तोपें लूट कर या खरीद कर प्राप्त की गई थी, तो कुछ तोपें सूरजमल ने स्वयं डलवाई थी। जैसा कि पीछे बताया मैंने, अंग्रेज फौज 2 जनवरी 1805 को भरतपुर पहुंच गई थी। आगे के 5 दिन तक की तैयारी करने के बाद 7 जनवरी से अंग्रेजी फौज ने भरतपुर के किले पर गोले बरसाने शुरू कर दिए, परंतु मिट्टी के बने बाहरी नगर कोट ने उनकी बमबारी को विफल कर दिया। कई अंग्रेज अफसर और उनके बहुत से सैनिक वीरगति को प्राप्त हुए, यानी कि मार दिए गए। अंग्रेजी सेना को विवश होकर वापस लौटना पड़ा। 12 दिन बाद 21 जनवरी को अंग्रेजी फौज ने फिर भरतपुर के किले पर हमला किया, लेकिन इस बार भी उनकी पराजय हुई। इस पराजय के बारे में जनरल लेक ने गवर्नर जनरल वेसली को लिखा, मुझे दुख के साथ लिखना पड़ रहा है कि खाई इतनी गहरी और चौड़ी निकली कि उसे पार करने की जितनी कोशिशें की गईं सब बेकार गईं। हम पर इतनी देर तक इतने ज़ोर से और ठीक निशानों के साथ फसील की तोपों के गोले बरसते रहे कि हमारा बहुत अधिक नुकसान हुआ है। उसके बाद आगे 1 महीने तक अंग्रेज भरतपुर का घेरा डाले वहाँ पर पड़े रहे, नई मदद प्राप्त करते रहे। फिर 20 जनवरी 1805 को अंग्रेजी सेना ने भरतपुर पर तीसरी बार हमला किया। इस बार भी उनकी फौजें परकोटे को पार करके नगर में नहीं घुस पाईं। अगले दिन 21 फरवरी को अंग्रेज़ों की फौज ने चौथी बार भरतपुर के किले पर हमला बोला, लेकिन पुनः विफलता ही हाथ लगी। उल्टे रणजीत सिंह और होलकर की फौज ही परकोटे से बाहर निकलकर अंग्रेजी फौज के साथ भिड़ गई और उसे मार भगाया। पुनः तैयारी करके भरतपुर पर 5वीं बार हमला करने की अब अंग्रेज़ों की हिम्मत नहीं हुई। पता चलता है कि इस युद्ध में अंग्रेजी फौज के 3203 आदमी मारे गए थे। विवश होकर अंग्रेज़ों को भरतपुर के महाराजा के साथ संधि करनी पड़ी। भारत में बहुत सारे किले हैं, परंतु जो सम्मान इस देश के इतिहास में भरतपुर किले को मिलता है, वैसा किसी अन्य किले को नसीब नहीं हुआ है। इस किले को हस्तगत करने के लिए, यानी कब्जे करने के लिए, अंग्रेज़ों की फौज ने इस पर 4 बार हमले किए, परंतु चारों बार मराठों और जाटों के हाथों उनकी करारी हार हुई। अंग्रेज़ों की इतनी कमजोरी और फजीहत भारत के किसी भी अन्य किले से नहीं देखी गई। पता चलता है कि भरतपुर के युद्ध में अंग्रेज़ों पर जाट नरेश रणजीत सिंह की जीत को बड़े गौरव के साथ याद किया जाता है। ब्रज के कई कवियों और लोक गायकों ने भरतपुर पर अंग्रेज़ों की चढ़ाई, जाटों की वीरता और अंग्रेज़ों की करारी हार का ओजपूर्ण कथन किया है। प्रेम कवि कहते हैं, चढ़े हैं फिरंगी भयो भारत भरतपुर में, तोपन तर्पिके हलाल पे हलान की, काली करी तिरपत फिरंगी को कुरंगी भये, एक हु कला न चली पत्थर कलान की। अंग्रेजों ने 1805 ईस्वी की अपनी पराजय का अपमान का बदला
20 साल बाद लिया। दिसंबर 1825 में अंग्रेज़ों ने भरतपुर के राजघराने में शुरू हुए आंतरिक कलह का लाभ उठाकर पुनः जोरदार हमला करके 10 जनवरी 1826 को भरतपुर के दुर्ग पर अधिकार कर लिया। उस समय अंग्रेज़ों ने भरतपुर और वहाँ की जनता को इतनी बेरहमी से लूटा कि लोकोक्ति ही चल पड़ी, भरतपुर लुट गयो ओई मोरी अम्मा। अभी पता चला दोस्तों कि ये गाने की शुरुआत कहाँ से हुई थी, भरतपुर लुट गयो रे। भरतपुर की 1805 ईस्वी की लड़ाई में अंग्रेज़ों की 4 बार हुई पराजय के कुछ स्पष्ट कारण हैं। प्रमुख कारण तो यही है कि रणजीत सिंह और यशवंत सिंह होलकर की सेना, यानी कि दोनों की सेना के किसी भी आदमी ने उनके साथ विश्वासघात करके अंग्रेज़ों का साथ नहीं दिया। अंग्रेज़ों की करारी हार में भरतपुर के किले की खास बनावट का भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। भरतपुर के दुर्ग के बारे में यह उक्ति प्रसिद्ध है कि दुर्ग भरतपुर अडग जिमी हिमगिरी की चट्टान, सूरजमल के तेज को अबलों करत बखान। अंग्रेज़ों से लोहा लेने वाला भरतपुर का यह किला लोहागढ़ के नाम से भी जाना जाता है, मगर अब यह खंडर बनता जा रहा है। इसके बाहर की खाई जगह जगह मिट्टी से भर गई है। भीतरी दुर्ग की 8 विशाल बुर्जों में दरारें पड़ गई हैं और वे टूटते ही जा रहे हैं। दुर्ग के भीतर कई भवनों में सरकारी दफ्तर खुल गए हैं और कई निजी मकान भी बन गए हैं। अब दुर्ग के एक भवन में संग्रहालय है। भरतपुर शहर से कोई 2 किलोमीटर दूर विख्यात केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान है। सन 1981 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित यह पक्षियों का स्वर्ग 29 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है और अब यह एक विश्व धरोहर स्थल है। बाणगंगा और गंभीरी नदियों का पानी इस उद्यान को सींचता है। यहाँ 320 से भी अधिक प्रजातियों के पक्षियों की पहचान की जा चुकी है। नवंबर दिसंबर में साइबेरिया के सारस पक्षी लगभग 4000 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके केवलादेव पहुँचते हैं, मगर अब इन प्रवासी पक्षियों की संख्या घटती जा रही है। आज भरतपुर का मुख्य आकर्षण केवलादेव घना ही है, परंतु कई इतिहास प्रेमी पर्यटक अजय लोहगढ़ के दर्शन करने भी पहुंच जाते हैं। दोस्तों, वीडियो में दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अंत तक वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय मानवता, नमो बुद्धाय। धन्यवाद।